हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैं आपको घटना चक्र आई दृष्टि पढ़ा रहा हूँ और मैंने नेशनल करंट अफेयर्स पिछली 2 क्लासेस में मैंने हिंदी मीडियम के मैगजीन से भी कंप्लीट करा दिया है। और मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो सभी सेक्शंस है वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको 20 पेज पढ़ाऊँगा और बिल्कुल आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है क्योंकि चीज़ें याद भी होनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहा हूँ। 12 तक जो है 10 या 12 तारीख तक हम लोग पूरा मैगजीन कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको इसके साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा अगर आप डिटेल से मेरे साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताता जाऊँगा जो कि फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें पहला टॉपिक है भारत सिंगापुर संबंध, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पहले जिनमें कवर किया गया है पहले सेक्शंस में, जिसमें जो PM आए हैं, राष्ट्राध्यक्ष विजिट करते हैं, तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पे कुछ खास फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे गए हैं UPPCS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ट्रेंड के हिसाब से। तो भारत सिंगापुर के जो संबंधों में देखते हैं तो भारत सिंगापुर के जो PM है वो कौन है? लॉरेंस वोंग। तो इंपॉर्टेंट है कि कुछ देशों के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहते हैं उनके PM को अगर दिया है, जिक्र किया गया है, तो उनको आपको याद रखना जरूरी होता है। लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के PM हैं, उन्हीं के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की ऑफिशियल यात्रा की थी। ऑफिशियल यात्रा थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो सिंगापुर है वो आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और आपने करंट के डेटा को पढ़ा होगा तो FDI का प्रमुख सोर्स होने के साथ पहले नंबर पे, यानी सबसे अधिक FDI हमारा सिंगापुर से आता है, ठीक है। अब इसी के दौरान 4 MOU हुए थे, याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन आप पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल तो नहीं बनेगा कि MOU की कौन कौन चीज़ में हुआ। MOU तो हर चीज़ में होता रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपको बस देख लेना है डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ एजुकेशन में और हेल्थ अवेयरनेस में, और उसके बाद आपको ध्यान देना है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के पार्टनरशिप के लिए भी जो है MOU हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में, वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो ये आपको ध्यान देना है कि PM ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे खोलने की घोषणा की है? तो सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। सवाल सीधे पूछ सकता है कि भारत ने अपना पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से किस देश में खोलने की घोषणा की? तो आपको ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस दे देगा, आपको सिंगापुर टिक करना है, ठीक है। अब तिरुवल्लुवर जो है ये महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक एक काव्य की रचना की थी। तो आपको पता होना चाहिए तमिल कवि हैं और इस पर UPPCS ने कई बार सवाल पूछे हुए हैं। तो आम तौर पे देखें तो जब तमिलनाडु की सरकार जो है वो 15 से 16 जनवरी जब होता है, जब उस वक्त पोंगल मनाया जाता है, तो पोंगल के समय ही इनका शायद जन्मदिन पड़ता है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है और ये हिंदू धर्म से संबंधित थे, हालांकि उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, लेकिन इसमें विवाद है। संगम साहित्य में उन्होंने तिरुकुरल या कुराल की रचना की थी और इसमें 10 कविताएं हैं और 133 खंड हैं। इंपॉर्टेंट बात है, 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाना UPPCS में, उसने एक ग्रंथ था, मुझे ग्रंथ तो याद नहीं आ रहा, उसमें कितने खंड और कितने भाग हैं सवाल पूछा था। तो तिरुकुरल इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, तो इसमें ध्यान देना आपको कि 10 कविताएँ हैं और 133 खंड हैं। ये नोट कर लेना इसको, 133 खंड है। और इस बुक को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पुस्तकों में। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जो है वो कौन सा है? आराम। एक्स्ट्रा है, कुछ बता दे रहा हूँ आपको, आराम। दूसरा है पोरुल, ठीक है, पोरुल। और तीसरा जो है वो कामम, ठीक है। 3 है, आराम, पोरुल, कामम। 3 पुस्तकों में इसको बांटा गया है। इसमें कितने खंड हैं? तो 133 खंड हैं, ठीक है, और 10 कविताएँ हैं तिरुवल्लुवर काव्य में। तो इंपॉर्टेंट है, UPPCS ऐसे उलझुल सवाल पूछता है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो भी संभावित जो है सवाल बन सकते हैं हम लोग देखेंगे इसको। अब आता है भारत ब्रुनोई दारुसलाम। तो ब्रुनोई की जो सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया के जो आमंत्रण था, मोदी जी ने उस पर उसकी ऑफिशियल यात्रा की। पहली किसी PM की जो है वहाँ की बायलैटरल यात्रा थी। वहाँ पे PM ने भारतीय उच्चायोग का चांसरी परिषद था उसका उद्घाटन भी किया, ठीक है, और एक जो है मस्जिद का दौरा भी किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो। भारत और यूक्रेन, तो जेलेंस्की के निमंत्रण पे PM ने यूक्रेन की ऑफिशियल यात्रा की और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी, ठीक है। इसी में जो है 2024 में ध्यान देना कि अपुल्निया इटली में जब G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको नोट करना है, जून में अपुल्निया इटली में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, तो यहाँ पे PM और जेलेंस्की मिले थे। लेकिन इसके बाद जो है
अभी ऑफिशियल यात्रा जो है वो पीएम मोदी ने किया वहाँ पे। तो रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा था, जहाँ से 18,000 जो भारतीय छात्र थे जो एमबीबीएस की पढ़ाई वगैरह करने के लिए मेडिकल की गए हुए थे उनको निकाला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अब आता है कि स्विट्ज़रलैंड में आपको ध्यान देना, इसी साल में 15 से 16 जून के बीच स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ? यूक्रेन पे शांति पे शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसके बाद कि मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क, कौन सा है? ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पे श्रद्धांजलि अर्पित की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ यहाँ पे एमओयू भी हुए हैं। इंपॉर्टेंट एमओयू इसमें यह है कि सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम कितने वर्षों के लिए है? तो 2024 से 2028 के लिए है। ठीक है, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, जनवरी 2023 में आरोग्य मैत्री परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्या है? एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है, याद रखना। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दौरान 2023 में। ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है, मानवीय पहल है, जो करती क्या है कि अगर मान लो वैश्विक स्वास्थ्य या आपदा आती है तो उसमें राहत के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है ना उसको दिखाती है, और वो जो है सब उसको जो है मदद करेगी। ठीक है, आरोग्य मैत्री का एक उद्देश्य यही है कि जो भी नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, मानवीय संकट आता है, तो जो भी विकासशील देश प्रभावित होगा उसको चिकित्सा पूर्ति सप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यूक्रेन को भीष्म क्यूब दिया गया, भीष्म क्यूब। तो अभी आपको ध्यान देना है कि इसी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब दिए। अब इससे क्या होगा कि त्वरित जो घायल होंगे उनको त्वरित इलाज में मदद मिलेगी और जीवन की रक्षा हो सकेगी। अगर भीष्म क्यूब देखें तो कुछ मात्रा में स्वयं में इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन भी कैरी कर सकता है। भीष्म है क्या? तो यही जो आरोग्य मैत्री परियोजना है ना, आरोग्य मैत्री परियोजना, इसी का एक अंग है। विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल का नाम है भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, यही आरोग्य मैत्री परियोजना का अंग है भीष्म। ठीक है, अब ध्यान देना है, एक बिल भीष्म है क्या? तो बिल्कुल एक नया है, आपातकालीन चिकित्सा का कार्यक्रम है, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में तैनात किया गया था, और लगभग जो है 15,000 फीट की ऊंचाई से वायुसेना ने कहाँ पे इसको ड्रॉप किया था? तो मालपुरा के जो आपका आगरा में मालपुरा है वहाँ पे डंपिंग जोन है, वहाँ पे जो है इसने भीष्म ने वायुसेना की मदद से मैंने आकाश से इसको डंप किया था, ताकि जो है एक चेकअप किया गया था कि क्या हम लोग जो है 15,000 फीट की दूरी से कि हम लोग इसको उतार सकते हैं कि नहीं। तो 2 पैरासूट के जरिए से जो है इसको उतारा गया मालपुरा डंपिंग जोन में। आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, भीष्म गया। ठीक है, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको कहीं से भी हम लोग ला जा सकते हैं। तो इसी को जो है मोदी जी ने दिया है। अब आते हैं हम लोग भारत पोलैंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की ऑफिशियल यात्रा की, 45 वर्षों में पहली किसी पीएम की यात्रा थी। तो वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ठीक है, यह स्मारक जो है वो नवागढ़ के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति जो है लोगों की कृतज्ञता को दिखाता है। ठीक है, हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों महिलाओं को शरण दिया था, बचाया था। उन्होंने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक, कोल्हापुर महाराष्ट्र मत लगा देना आप लोग। ठीक है, वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी थी। तो यहाँ ध्यान देना कि कोल्हापुर के वालविडे में कैंप में पुलिस लोगों को शरण दी गई थी, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान नामक एक पहल की घोषणा की। यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है कि जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की नई पहल की घोषणा निम्न में से किस देश में की गई थी? ठीक है, तो पोलैंड में की गई थी। ठीक है, होगा क्या कि 20 जो पोलैंड के जो युवा होंगे उनको भारत में हम लोग आमंत्रित करेंगे, और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, और आपको ध्यान देना है कि एक कार्य योजना बनाई गई है 2024 से 28 तक 5 वर्षीय। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है भारत मलेशिया। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन अब्राहिम, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। राजकीय यात्रा, पीएम का पद ग्रहण किया। तो आपको याद रखना है कौन है पीएम? दातो सेरी अनवर बिन अब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, नोट करना। अब आता है ये कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को जो है इन्होंने दोनों देशों के संबंधों को ले वापस जो है इस्टेब्लिश किया गया है।
भारत सरकार मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर जो है वो बासमती सफ़ेद चावल विशेष आवंटन मुफ्त करेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, मलेशिया ने पूछा जा सकता है कि IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया। IBCA को हम लोग पर्यावरण वाले में पढ़ेंगे, अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मलेशिया जो है इन्हें संस्थापक सदस्य के रूप में, फाउंडिंग मेंबर के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। साथ ही देखें तो उतार जो मलेशिया है यानी कि यूनिवर्सिटी तुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया, इसमें आयुर्वेद चेयर की स्टैब्लिशमेंट होगी। और ठीक तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना कहाँ पे होगी, तो मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भी होगी। अभी मैंने आपको तिरुवल्लुर के बारे में बताया, ठीक है। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद भी होगा और UPI के साथ पेनेट को इंटीग्रेट किया है। UPI आप जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और मलेशिया का पेनेट, दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। अब आते हैं हम लोग भारत वियतनाम के संबंधों पे। तो वियतनाम के जो PM है फाम मिन चिन, इन्होंने भारत की ऑफिशियल यात्रा की और दोनों देशों प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित जो है दूरसंचार विश्वविद्यालय का आर्मी सॉफ्टवेयर का पार्क वर्चुअली उद्घाटन किया। ऐसे सवाल UPPCS टारगेट करता है। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो कहाँ पे हुआ, तो वियतनाम की जो यूनिवर्सिटी है दूरसंचार विश्वविद्यालय नात्रांग में, दोनों देशों के PM ने यहाँ से वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। इस पार्क का जो निर्माण किसकी सहायता से किया गया है, तो भारत की सहायता से किया गया है, तभी इसका भारत की PM ने भी साथ मिलकर उद्घाटन किया। वियतनाम के द्वारा CDR यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब दोनों देशों ने जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसके लिए हम लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन लिया है 2024-28 के दौरान। और जैसे हमारा विजन है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत की श्रेणी में आए, विकसित भारत को बनाएं, हमारा अमृतकाल जब कंप्लीट होता है तो हम लोग विकसित भारत हों। उसी तरह से वियतनाम ने भी अपना 2045 नामक विजन को अपनाया है और लाइन ऑफ क्रेडिट विद $300 बिलियन सरकार ने दिया। यहाँ इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास सहयोग पर MOU हुआ, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण निम्न में से किस जगह पे हो रहा है, तो लोथल में हो रहा है, ठीक है, लोथल गुजरात में हो रहा है। अब आता है ऑस्ट्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल यात्रा की थी। चांसलर हैं कार्ल नेमहर, उन्हीं के निमंत्रण पे हुई थी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2000 फरवरी में ही। ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है, मध्य यूरोपीय देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो सचिवालय हैं, संगठन हैं और ये स्थित हैं, एजेंसियों के मुख्यालय स्थित हैं, जैसे कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, UNODC का है, OCSC का है। तो बहुत सारे जो हैं ये संगठन है जिनका यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है। भारत और रूस आते हैं हम लोग। तो व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री ने 8 से 9 जुलाई के बीच में रूस की यात्रा संपन्न की। 22वां वार्षिक रूस शिखर सम्मेलन भी हुआ और इसका शीर्षक क्या था, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था जब इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ। तो भारत रूस अस्थायी व विस्तृत साझेदारी। इंपॉर्टेंट बातें यह हैं कि 2030 तक हम लोग $100 बिलियन का बायलैटरल जो ट्रेड है उसके हम लोग लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो है 9 MOU हुए थे, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, तो भारत और रूस जो है वो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को विकसित करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पे बातें की गई थी इसके लिए लेकर के। व्यापार और जो परिवहन की कनेक्टिविटी से देखें तो जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी एक नामक एक महत्वपूर्ण पहल भी जो है भारत रूस ने ईरान के साथ मिल करके जो है शुरू की है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, जैसे रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार कहाँ पे मिला, सेंट एंड्रू हॉल में एक समारोह हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल्स कहाँ किसको मिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, सेंट एंड्रू हॉल में ये दिया गया एक कार्यक्रम के दौरान। रूस में भारत ने 2 वाणिज्यिक दूतावास खोले हैं, कजान में और येकातेरिनबर्ग में, ठीक है, बस यही बातें हैं। अब आते हैं हम लोग भारत ग्रीस पे। तो ग्रीस के PM कौन है, किरियाकोस मित्सोटाकिस, ठीक है। इन्होंने भारत की ऑफिशियल यात्रा की। क्यों यात्रा की, क्योंकि उसी वक्त रायसीना डायलॉग्स हो रहे थे। रायसीना डायलॉग्स कौन कराता है, तो ORF और केंद्रीय विदेश मंत्रालय और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो मिलकर के इसको कराते हैं। और ये मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर के रूप में शामिल थे। थीम क्या थी इस पूरे रायसीना डायलॉग की, तो चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन, क्रिएट, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। प्रधानमंत्री की भी ग्रीस यात्रा हुई थी, जहाँ पे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था, उन्नत किया गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले साल भर पहले ग्रीस की जो सर्वोच्च जो ऑनर है वो मिला था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। क्या मिला था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का सम्मान मिला था, और ऐसा सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। ठीक है, अब आता है हम लोग भारत यूएई संबंध। तो भारत यूएई संबंधों में नरेंद्र मोदी ने यूएई की ऑफिशियल यात्रा की। इसके पहले जो है प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान, जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान। तो इस जब यात्रा हुई ना, तो यहाँ पे 2-3 बातें हुई थी। एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो उस पर बातें हुई थी, और सेपा पे हस्ताक्षर हुए। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं सेपा, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इसी के साथ ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पे भी एमओयू हुआ था, जो कहाँ पे है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, तो आप जानते होंगे लोथल, गुजरात में निर्माणाधीन है। इसके साथ ही यूपीआई और जो वहाँ का यूएई का आनी है AANI, इसको आपस में इंटीग्रेट करने की बात हो रही थी, जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा जिससे है आसानी होगी। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की सेवाओं को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी ध्यान देना है इसमें एक चीज़ और भी कि रुपे और जो जायवान है, जायवान जैसे रुपे कार्ड है भारत का, तो वैसे ही जायवान है वहाँ पर यूएई का, तो दोनों को आपस में लिंक करने की जो है ये समझौता हुआ है। इससे क्या हुआ कि यूएई में रुपे कार्ड की भी जो है यूनिवर्सल स्वीकार्यता बढ़ेगी। अहलान मोदी कार्यक्रम हुआ यूएई में, 13 जनवरी को हुआ था, जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में हुआ था। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी नामक एक कार्यक्रम किया था। और दुबई में सीबीएसई का एक रीजनल जो ऑफिस खोला गया था। किसका खोला गया था? दुबई में सीबीएसई का। ठीक है, अब दुबई में ही भारत मार्ट जो है ऑफिशियली रूप से शिलान्यास किया गया था। कौन सा? भारत मार्ट। ठीक है, भारत मार्ट क्या है? एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब होगा? 2026 में होगा। ठीक, आपको ध्यान देना है 9 से 10 जनवरी के बीच में गुजरात की जो ऑफिशियल यात्रा है, तो गुजरात की जो यात्रा की थी वो किस लिए यात्रा की थी? तो ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। ठीक है, अब आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुआ कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुआ? तो आपको ध्यान देना है दुबई में हुआ था, यूएई में जो है दुबई में हुआ था। और ये जो इसका पूरा थीम था ना, थीम इंपॉर्टेंट है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, कौन इसमें चीफ गेस्ट था? तो तुर्की था, तुर्की, इंडिया था, और कौन था आपका? कतर था। ठीक है, चीफ गेस्ट। बस इतना ध्यान देना है। बाप्स हिंदू मंदिर आबू धाबी में उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने किया आबू धाबी में। पहला हिंदू मंदिर है आबू धाबी में, और मिडिल ईस्ट में पहला पत्थर निर्मित हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण जो है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान द्वारा किया गया है। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है, इस बाकी चीज़ें छोड़ देना है आपको। भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं हम लोग। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 25 से 26 जनवरी के बीच में ऑफिशियल यात्रा की थी। जयपुर राजस्थान से शुरुआत की, और आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल का उन्होंने भ्रमण किया। और इसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ध्यान देना है कि इस यात्रा के दौरान कुछ घोषणाएं की गई थी। 2026 को इंडिया फ्रांस जो होंगे ईयर ऑफ इनोवेशन, यानी कि नवाचार का वर्ष भारत फ्रांस मनाएंगे ईयर ऑफ इनोवेशन को। तो किस साल को? 2026 को। एफिल टावर से यूपीआई पेमेंट का लॉन्च किया गया, इंटरफेस जो है वहाँ पे जो लॉन्च किया गया, एफिल टावर से ऑफिशियली लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो यूपीआई को स्वीकृति देने वाला फ्रांस जो है प्रथम यूरोपीय देश है। सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको फैक्ट को याद रखना है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देना यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सीक जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत सेनेगल में एक सोलर एकेडमी की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, सोलर एकेडमी की। इसके साथ ही आप देखो तो हैदराबाद में फ्रांस का ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की गई थी, दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास है। ठीक है, और शेंगेन वीज़ा भी देने की घोषणा की गई थी संचालन करने की, तो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान देना, इसी यात्रा के दौरान भारत में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक जो है असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस, इसके बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ।
ठीक है। तो निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL होगी कौन सी? तो यही जो आपका जो है असेंबली लाइन स्थापित किया जा रहा है H-125 हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कहाँ पे? तो आपको ध्यान देना है मेनली ये तेलंगाना हैदराबाद में ही शायद इसका जो है यूनिट है, ठीक है। तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद में इसकी यूनिट जो है यहाँ पे काम करती है TASL की, ठीक है। यहीं पे जो है इसका MOU जो है शामिल करने की बात की गई है। भारत और ओमान की बात करते हैं हम लोग। तो भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पे ओमान के जो सुल्तान हैं, सुल्तान हैथम बिन तारिक, इन्होंने अपनी ऑफिशियल यात्रा की, ठीक है। अब भारत सरकार द्वारा, अब ध्यान देना, इसके पहले बहुत पहले जो है 1997 में उसमें जो सुल्तान थे काबूस बिन सैयद अल सैद यानी काबूस जो थे वो यात्रा किए थे। तो उस वक्त जो 2019 में उनको मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार जो है देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इस यात्रा के दौरान जो है ओमान के जब राष्ट्रपति आए तो भविष्य के लिए साझेदारी नामक एक जो है विजन तैयार किया गया और एक स्मारक डाक टिकट भी जो है वो जारी किया गया। यहाँ ध्यान देना है कि आपको जो है इस टिकट पे 2 लोक नृत्य हैं, 2 लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? तो भारत और ओमान के। एक है डांडिया रास, डांडिया कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। और रास जो है वो अल रजा जो है वो कहाँ पे है? ओमान का जी। तो इसमें इनके 2 नृत्यों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो है पृष्ठभूमि में हवा महल और निजवा किला ओमान में है और हवा महल जयपुर में है, ठीक है। अब आता है, इसको तो आप लोग पढ़े होंगे, पिछले साल के करंट अफेयर्स का न्यूज है ये। तो पिछले साल में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन जो आई थी, वो तंजानिया की पहला महिला राष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति भी हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को जो है द्विपक्षीय संबंधों को इंटीग्रेट किया गया था। और ध्यान देना है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे हस्ताक्षर किए गए थे 2023 से 27 के बीच में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूरजकुंड फरीदाबाद जो मेला होता है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, उसमें भागीदार देश कौन सा था? सवाल पूछा जा सकता है। इसी साल का करंट अफेयर है कि सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होता है उसमें फरीदाबाद में, उसमें भागीदार देश निम्न में से कौन सा देश था? ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान देना है, वो था तंजानिया, ठीक है। तंजानिया जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी जो है तंजानिया ने शामिल होने की घोषणा की है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में। इसी के साथ ही जो ध्यान देना आपको कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की माने की उपाधि से जो है सम्मानित भी किया। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें से जो मैंने रेड हाईलाइट किए हैं सबको आपको याद रखना है। उम्मीद है चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में, कुछ सूचकांकों को देखेंगे, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की हम लोग बात करते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या होता है? प्रतिवर्ष इसका जो है आयोजन होता है, प्रतिवर्ष होता है, हर साल ये निकाला जाता है। कौन निकालता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो प्रकाशन कौन करता है? तो विश्व वैश्विक संपदा संगठन जो है इसका प्रकाशन करता है पोर्टलुइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो इस साल भी जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। शीर्षक क्या था? शीर्षक तो सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। हिंदी को छोड़ दो आप, शीर्षक को आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। 133 जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पे इनोवेशन परफॉर्मेंस रैंकिंग दी गई थी। तो स्विट्जरलैंड लगातार जो है 14 वर्षों में सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व की सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। इस फैक्ट को आपको ध्यान देना है। अंगोला सबसे लास्ट में पाया है, अंतिम स्थान, ठीक है। तो टॉप 5 के देश हैं उसको हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन और अमेरिका तीसरे स्थान पे है। भारत की रैंकिंग क्या है? इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। तो भारत जो है वो 39वीं रैंक पे आता है, 39। यानी कि जो आपको ध्यान देना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के स्थान कितनी है? तो 39वां। सवाल पूछा जा सकता है सीधे सीधे। और दक्षिण और मध्य एशिया में जो है वो मध्य दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आता है, इसको छोड़ ही दो आप, ठीक है। वैश्विक जो नवाचार सूचकांक 2024 है उसमें देश विश्व के सबसे बड़े जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा हुई। मैंने क्लस्टर में जहाँ पे सबसे अधिक जो है विज्ञान टेक्नोलॉजी की बातें वहाँ पे हैं। तो सबसे बड़ा क्लस्टर कहाँ पे है? तो टोक्यो योकोहामा जो है जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान का टेक्नोलॉजी का हब है, ठीक है। भारत में भी बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई शामिल होते हैं, ठीक है। अब आता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। तो किसने इसको जारी किया? इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसने? विश्व प्रतिभा रैंकिंग। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने इसको जारी किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है,
IMD ने जारी किया। कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको को पहली बार शामिल किया गया। तो बात आती है कि जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में सबसे टॉप कौन किया है, तो स्विट्जरलैंड फिर टॉप किया, सिंगापुर सेकंड पे है, लग्जमबर्ग तीसरे पे है। भारत का रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 58, 58 रैंकिंग है, ठीक है, ध्यान देना 58 रैंकिंग भारत की। अब आता है विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024, टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2024 के आंकड़े आए, जिसमें बताया गया कि 2024 में GDP के संदर्भ में शीर्ष पे कौन है, तो USA है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जर्मनी, जापान और भारत है। ये डेटा आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक जो है आपको इसमें USA है टॉप पे, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, भारत कौन से 5वें स्थान पे है। लेकिन अगर देखें तो वार्षिक GDP दर सबसे अधिक कौन है, तो भारत की है 6.8 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये। अब आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, तो अगस्त में ही चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 को प्रकाशित किया गया। इसमें होता क्या है कि उदारता, जनरोसिटी है, उसमें उदारता पे हमारा वैश्विक ट्रेंड क्या है, तो विश्व के 142 देश को नापा गया इसमें। तो इसमें बताया गया कि इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे उदार देश है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश है। भारत की रैंकिंग क्या है, 26वां है, ठीक है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत जो है 26वें स्थान पे है, टॉप पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे केन्या है और सिंगापुर है। शायद आप गलती कर जाओगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, पूछ दिया तो। अब आता है कि विश्व की टॉप 10 जो बड़ी कोयला की खानें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो कोयला अगर आप देखा गया तो हमारा जो पूरा भारतीय ऊर्जा का जो प्रणाली है, जहाँ पे एनर्जी सिस्टम है, उसमें बैकबोन के रूप में 20 सालों तक रहने वाला है। यानी हमारा जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है विद्युत का, उसमें जो है 70% कोयला आधारित है। तो कोयला गैसिफिकेशन की सरकार ने जो है पहले भी लॉन्च की है, क्लीन कोल पहल भी लॉन्च की है सरकार ने। और इसी के साथ इसका उद्देश्य क्या है कि जो सतही कोयला है, सरफेस कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, उससे हम लोग 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई कर लें। इससे क्या होगा कि कोयला के क्षेत्र में क्रांति आएगी और नेचुरल गैस, मेथनॉल, अमोनिया के हम लोग जो आयात करते हैं उस पर हमारा डिपेंडेंसी कम होगा, उत्सर्जन में भी कमी आएगी। तो worldatlas.com ने जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो worldatlas.com में विश्व की टॉप जो है वो टॉप 10 जो है लार्जेस्ट कोल माइल की सूची जारी की है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। वर्ल्ड की जो है टॉप 10 जो है लार्जेस्ट कोल माइल जो है उसकी सूची जारी की। तो प्रोडक्शन के हिसाब से इसमें जारी की गई है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो उत्पादन के हिसाब से जारी की गई। तो अमेरिका की जो ब्लैक थंडर माइन है, ब्लैक थंडर माइन विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है, ब्लैक थंडर माइन, याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ पे बिटुमिनस जो कोयला होता है, जो कम सल्फर वाला होता है, वो यहाँ पे उत्पादन होता है। ब्लैक थंडर माइन पहला है। दूसरा कहाँ पे है, गेवरा ओसी खदान। गेवरा ओसी खदान कहाँ पे, गेवरा ओपन कास्ट खदान कहाँ पे है, तो याद ध्यान देना आपको, छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में, ये भारत की है गेवरा ओसी खदान। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व में दूसरे स्थान पे है प्रोडक्शन के, ठीक। तो भारत का है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, ठीक है। SECL जो है इसका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड इसका स्वामित्व करता है और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान ये बन चुकी है, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे नॉर्थ एंटोलोप रोसेल माइन, ये कहाँ पे है, अमेरिका की है। कुसुमगुड़ा ओसी खदान, ये भी भारत की है। तो कुसमुंडा जो है वो खदान है, ये कहाँ पे है, तो ओपन कास्ट खदान है यहाँ पे, ये भी जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। भारत की दूसरी बड़ी खदान है, अगर ऐसी मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें तो सब दूसरी बड़ी खदान है, ठीक। तो टोटल अगर ये दोनों खदानें हैं ना, वो भारत की कुल टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% तो यही करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यह बात है कि जो सरफेस माइनर हैं, सरफेस माइनर जो होती हैं, ये यहाँ पे लगाई गई है एक मशीन ऐसी ही जो क्या करती है, विस्फोट नहीं करती है और निष्कर्षण करती है और कटाई करती है। इसी की तरह जो है पर्यावरण अनुकूल खनन कार्य यहाँ पे होता है। तो अगर भारत की देखें तो सबसे टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कोयला में कौन कौन से हैं, तो डेटा अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें उड़ीसा टॉप पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड पे है, झारखंड थर्ड पे है, MP जो है आपका फोर्थ पे, तेलंगाना 5वां है, ठीक है, ये ध्यान देना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, तेलंगाना। अब आता है नॉर्थ सांसी माइन। नॉर्थ सांसी माइन नाम से याद रहा है, सांसी चाइना की है। और लेकिन आपको इंडोनेशिया की आपको जो है सनगट्टा माइंस को ध्यान देना, इंडोनेशिया की, ये जो है 6वें स्थान पे आती है। पूछा जा सकता है कि सनगट्टा माइंस कहाँ पे है, तो ये आपका इंडोनेशिया में है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था worldatlas.com की रेफरेंस से, ठीक है।
अब आता है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो शुरू हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो भारत मंडपम में जो हुआ, कब तक? 21 से 31 जुलाई तक हुआ, और नई दिल्ली में जो है ये पहले आयोजित किया गया था। और पहली बार ऐसा अवसर आया कि जो है इस भारत ने इसकी मेजबानी की। संस्कृति मंत्रालय और एएसआई को नोडल एजेंसी बनाया गया था। कौन, किसको? एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? विकास भी और विरासत भी। इंपॉर्टेंट बात है, थीम पे सवाल पूछ सकता है। तो 46वें जो सत्र हुआ विश्व धरोहर समिति का, उसका यही थीम था, विकास भी और विरासत भी। ठीक है, तो विकास भी विरासत भी इसकी थीम थी। और इसी के दौरान जो है लोगो, ये इंपॉर्टेंट है, 46वें सत्र का जो लोगो है वो क्या था? तो कर्नाटक में हम्पी में स्मारकों का समूह। ये ध्यान देना, कर्नाटक के हम्पी में स्मारकों का समूह जो था वो एक विश्व धरोहर स्थल है। यह विजय विठल मंदिर के सामने जो रथ है पत्थर का, उसी को समर्पित किया गया था, यह स्मारक बनाया गया था। ये जो स्मारक ये है जो ये उसी को लोगो बनाया गया था 46वें सत्र का। ठीक है, तो इसी में प्रधानमंत्री ने $1 बिलियन के ग्रांट की घोषणा की। ग्रांट मतलब जो है वो बिना इंटरेस्ट मुक्त जो है एक तरह से दान दे दिया गया है। ठीक है, और आता है यहाँ पे वैश्विक दक्षिण के लोगों को यहाँ पे लाभ भी होगा। इसी के दौरान जो है कुछ फोरम्स का यहाँ पे आयोजन किया गया। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है, अब भारत में जो है युवा पेशेवर जो हैं वो यंग प्रोफेशनल, उनके लिए विश्व धरोहर प्रबंधन एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। 24 जो नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 24 स्थलों में से 19 जो है वो कल्चरल हैं, 4 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है। यहाँ पे किया गया, धरोहर की जो समिति बैठक हुई थी 46वां, वहाँ पे किया गया। तो भारत की भी जो है एक धरोहर समिति जो थी, विश्व धरोहर समिति ने भारत की जो एक मुख्य तौर पे एक जो स्थल था, सांस्कृतिक कल्चरल तौर पे बोल सकते हैं उसको, ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं, उसको शामिल किया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो भारत का ये जो शामिल हुआ, मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। मोइदम्स ये अहोम राजवंश है, उसका दफन प्रणाली है, दफन करते थे लोग टीला के तौर पे, उसको विश्व की धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 43वां जो है ये हमारा विश्व धरोहर स्थल है। और आसाम का तीसरा है। आसाम में 2 और कौन से हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये प्राकृतिक तौर पे, और मानस नेशनल पार्क है जो ये, ठीक है, ये पहले से शामिल हो चुके हैं। तो मोइदिम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। आसाम का पहला ये स्थल है। तो मोइदिम्स के बारे में जान लेते हैं, तो हम लोग समझेंगे इसको सारी चीज़ों को। तो मोइदिम्स जो है आसाम के चराई देव जिले में स्थित है। कहाँ पे है? चराई देव, मोइदम्स। अब ये है का पटकाई जो पर्वतमाला है उसी की जो तलहटी है ना, उसी में यहाँ पे मोइदम्स क्या है? एक टीले नामक जो है वो स्ट्रक्चर है। ये ताई अहोम राजवंश द्वारा जो स्थापित किया गया था। जब ताई अहोम राजवंश के लोग कौन थे? सियू खापा, ये क्या थे? चीन से आकर के आसाम में बसे थे, और इन्होंने जो है जब मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफन करने के लिए राजाओं को दिव्य के रूप में मानते थे, और मृत्यु के रूप जो है बाद में शाही रूप से दफन करने के लिए स्टीलों का निर्माण होता था, मोइदम्स का। ठीक है, तो इसकी तुलना अगर हम लोग करें तो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं फ़ैरो के, और चीन के जो शाही मकबरे हैं उससे हम लोग कर सकते हैं। तो यही बातें, मोइदम्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। किस चीज़ में? तो हम लोग कल्चरल की श्रेणी में शामिल किए हैं मोइदम्स को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने देख लिया। अब आता है यहाँ पे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों में सबसे टॉप देश कौन सा है? तो इटली सबसे टॉप है, 60 उसकी संख्या है विश्व धरोहर स्थलों में। दूसरे नंबर पे चाइना है 59, तीसरे पे जर्मनी है 54, भारत की रैंकिंग क्या है? 6वीं है 43। ठीक है, 43 है। अभी जो तीसरा जो है 43वां जो कौन सा? मोइदिम्स ही था। अब आता है हम लोग विश्व धरोहर कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को ऑफिशियली कन्वेंशन ऑन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, यानी वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तौर पे नाम से हम लोग जानते हैं। कब इसको अंगीकृत किया गया था? तो 1972 में अंगीकृत किया गया था। भारत भी इसका पक्षकार है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, कितना इसमें देश हैं? तो इसमें बताया गया है आपका टोटल कितने पक्षकार हैं, तो 196 हैं। तो इससे संबंधित एक और खबर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है सब चीज़ें एक साथ हों। तो 196वां पक्षकार कौन सा बना है? तो नाउरू बना है। नाउरू, रिपब्लिक ऑफ नेहरू जो है इसको बोल सकते हैं, नाउरू, ये बना है जो 196वां पक्षकार। किस चीज़ का? तो वर्ल्ड जो विश्व धरोहर अभी समय है
ठीक। तो उसका ये पक्षकार बना है और सबसे अधिक जो है अगर किसी देश किसी कन्वेंशन का पक्षकार है तो यही है विश्व धरोहर कन्वेंशन। इसमें 196 देश जो हैं वो पक्षकार बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, लोगो भी देख लिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का 196वां पुरस्कार पक्षकार कौन बना, तो वो नाउरो बना, ठीक। अब आता है कि भारत के जो विश्व धरोहर स्थल हैं कुल 43 हैं, जिसमें से मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले कौन बने थे, तो ध्यान देना, ये पहले चार बने थे। आगरा का किला यूपी का, अजंता, एलोरा और ताजमहल यूपी का, ठीक है। इसके बाद जो है लगातार बनता गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कुछ फतेहपुर सीकरी का भी है यूपी, ये भी है। अब आता है भारत की, इसमें सब कुछ पढ़ना आप लोग, ठीक है। पदक्कल का स्मारकों का समूह कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये सब चीज़ आप जानते होंगे। भारत की पर्वतीय रेल 1999 में दार्जिलिंग जो रेल है पश्चिम बंगाल वाली, वो बनी थी। फिर उसके बाद 2005 में नीलगिरी तमिलनाडु को जो है यहाँ पे शामिल किया गया और 2008 में जो है वो कालका शिमला हिमालय प्रदेश में ये पर्वतीय रेल जो है इसको तीनों को शामिल किया गया। बिहार के देखें तो बिहार में बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर है, उसको शामिल किया गया। और गुजरात में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, उसको भी शामिल किया गया 2004 में। इसमें सवाल कुछ पूछा हुआ है, जहाँ से सवाल पूछा हुआ है कभी कभी UPPCS या अन्य जो SSC वनडे एग्जाम्स में, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें फैक्ट्स उठाए, जैसे कि रानी की वाव पाटन, ये गुजरात में है। पूछा था SSC के एग्जाम में कि ये मैं PYQ देख रहा था बहुत सारी चीज़ों का, तो कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं, तो इसमें पूछा था कि किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है, जहाँ पे मैंने आपको ऐड कर दिया। ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्प कार्य, थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्प कार्य को मैंने क्यों जो है यहाँ पे हाईलाइट किया, वो चीज़ आप समझो। ली कार्बूजिए क्या थे, एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्ट थे बहुत, और शहर योजनाकार थे, शहर योजनाकार थे, ठीक। और यहाँ पे कुछ नया है ना, इसमें आधुनिक आंदोलन में इनका योगदान किस लिए था, उस तरह हम लोग समझेंगे। तो वे जो है अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला विश्वविद्यालय की जो पहली पीढ़ी थी उसको संबंधित थे, और उनको जो है चंडीगढ़ विकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो वो चंडीगढ़ का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ली कार्बूजिए का वास्तविक काल उन्हीं को जो है माना जाता है। और ये आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान, मतलब इन द सेंस कि आर्किटेक्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना, ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्पकार कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो वो सब आपने देख लिया। मोइनुद्दीन से आपने देखा ही, अभी जो हाल ही में शामिल हुआ 2024 में। इसके पहले कर्नाटक के होयसल के मंदिर शामिल हुए थे, और शांति निकेतन बंगाल का शामिल हुआ था, पिछला वाला। अब जो प्राकृतिक है आप जानते होंगे, काजीरंगा, केवलादेव मानव, सुंदरवन, नंदा देवी, पश्चिम घाट, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कंचनजंगा मिश्रित है, कंचनजंगा मिश्रित श्रेणी में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग परी परियोजना, यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं, और कुछ इसमें स्टैटिक चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, नोट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट परी क्या है, इसका पूरा नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। किसकी पहल है, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसकी पहल है क्या, प्रोजेक्ट परी। परी का नाम होता है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन इसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है, तो आपको ध्यान देना, ललित कला एकेडमी जो है वो कर रहा है। दूसरा जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इसको ध्यान देना, मॉडर्न आर्ट की जो नेशनल गैलरी है और ललित कला एकेडमी दोनों मिलकर के इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। इसमें होगा क्या कि इसका उद्देश्य यही है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज करते हुए हजारों वर्षों की जो लोक कला है, पब्लिक आर्ट, उसको हमें सामने लाना है, उसका संरक्षण करना है, ठीक है। तो कौन, अभी दिल्ली के जो, ध्यान देना, इसका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक के उठाने के लिए एक मंच पे लाना है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी लोक कलाएं, तो जो लोक कलाएं पूछी जा सकती हैं सवालों में, वो आपको ध्यान देना है प्रोजेक्ट परी में। तो फड़ चित्रकला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है राजस्थान से है। थंगका पेंटिंग कहाँ पे है, तो सिक्किम और लद्दाख में होती है। इसके साथ मिनिएचर पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिएचर पेंटिंग, ये सवाल पूछा भी गया है मिनिएचर पेंटिंग पे, तो हिमाचल प्रदेश में है। गोंड आर्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तंजौर आप जानते होंगे तमिलनाडु में है। कलमकारी, चिकनकारी मत लगा देना, चिकनकारी जो है एक पूरा ये आपका लखनऊ का है। कलमकारी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, दोनों में फ़र्क ध्यान देना। अल्पना कला, अल्पना कला आप सोच नहीं सकते हो, गलत कर दोगे, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चेरियन कला, चेरियन कला कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में, सॉरी। पिछवाई पेंटिंग कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। लौंजिया सौरा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पटचित्र, ये भी वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। बनी ठनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बनी ठनी पेंटिंग, ये पूछा गया सवाल है किसी स्टेट पीसेस का, हाँ राजस्थान पीसेस में पूछा गया था, बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान का ही है। वर्ली, वर्ली जो है वो आप जानते होंगे
नाम भी सुने होंगे वर्ली, तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है। पिथौरा आर्ट जो है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड मत लगा देना बहुत लोग एलिमेशन टेक्निक यूज करके। पिथौरा आर्ट जो है वो गुजरात का है। एपड़ जो है वो कहाँ पर, उत्तराखंड का है। केरल भित्ति चित्र आप जानते होंगे नाम से, केरल का है। अल्पना कला, ध्यान देना, अल्पना कला तो वो जो है वो त्रिपुरा का है, ठीक है। तो अल्पना कला वेस्ट बंगाल में भी है और त्रिपुरा में भी है, ठीक है, ध्यान देना इसको। तो प्रोजेक्ट परी में ये कुछ लोक कलाएं हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये लोक कलाएं स्टैटिक पार्ट है, ये करंट अफेयर के पार्ट तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है ना स्टैटिक पार्ट में भी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, तो इसको आप नोट कर लो। तो FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1989 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इंटर गवर्नमेंटल ये जो एजेंसी है, निकाय है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फाइनेंस पर संस्था पर नज़र रखती है, जिसमें कुल 40 देश हैं, जिसमें 40 में से क्या है, 2 जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे EU है और GCC है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन है, 2 इसके रीजनल सदस्य हैं, ठीक है। अब आता है हम लोगों को कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। FATF की बैठक हुई, कहाँ पे हुई? तो टी राजा कुमार के अध्यक्षता में सिंगापुर में हुई, जिसमें जो है मोनाको वेनेजुला के ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो जो ग्रे सूची में शामिल किया गया किसको? मोनाको और वेनेजुला को। जमैका तुर्की से बाहर किया गया, ठीक है। इसके पहले भी हुई थी, तो इसमें केन्या और नामीबिया को शामिल किया गया था और UAE को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली चीज़ है कि ब्लैक सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं FATF की। तो डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक, ईरान और म्यांमार, ये ब्लैक लिस्टेड हैं FATF की सूची में। ईरान, म्यांमार और डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। अब आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, ठीक है। तो लिवेबिलिटी सूचकांक जो है किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 173 शहरों को जो है 30 इंडिकेटर के आधार पे जो है वो हम लोगों ने इस पर रैंकिंग दी। तो वियना जो है, वियना ऑस्ट्रिया का, तीसरे वर्ष भी पहले स्थान पे बना हुआ है। वियना टॉप पे रहा, कोपेनहेगन, ज्यूरिक जो है सेकंड और थर्ड पे रहे। रहने के लिए सबसे कम आरामदायक शहर कौन सा है? तो वो दमिश्क है, सीरिया वाला, बहुत वहाँ पे तोड़फोड़ होती रहती है, तो ध्यान देना, आप जानते ही होंगे। वियना टॉप पे है, कोपेनहेगन सेकंड पे, ज्यूरिक थर्ड पे है, ठीक है। अब आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जो है, एनर्जी जो प्रणाली है उसकी प्रदर्शन और उसकी ट्रांजिशन के रेडीनेस के आधार पर उसका एवोल्यूशन होता है। 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन पे प्रदर्शन होता है इसका, कि कैसे एनर्जी डायमेंशन जो इसका पूरा का इंडेक्स है वो मापा जाता है। इक्विटी के आधार पे, यानी कि समानता कितनी है, पर्यावरणीय स्थिरता कितनी है और ऊर्जा सुरक्षा कितनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी होता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या थी? फॉस्टरिंग द इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक। अब एक्सचेंजर के सहयोग से इसको पब्लिश किया गया। स्वीडन टॉप पे रहा, सबसे टॉप पे कौन रहा? स्वीडन पे रहा, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो सबसे अंतिम पे रहा। भारत के स्थान क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो टॉप पे तो स्वीडन था, सेकंड पे डेनमार्क था, भारत जो है 63वें स्थान पे था। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? 63वें पे है। और वर्तमान में देखें तो वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार जो है वैश्विक स्तर पे भारत बन चुका है, ठीक है। तो भारत के कुछ प्रमुख जो उद्देश्य हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करता है, तो 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक GDP का हमें एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कटौती करना है। ये हमने बात पहले पढ़ाई हुई है आपको इंग्लिश वाली मैगजीन में। 2070 तक जो है हमें नेट जीरो इमिशन को हासिल करना है, और 2030 तक जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को हमें 50% तक जो हमारी टोटल एनर्जी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग जो है लक्ष्य बना करके प्राप्त करना है। 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी से सोर्स से आना चाहिए 2030 तक। अब आता है विश्व प्रतिस्पर्धाता रैंकिंग वर्ष 2019 से क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही ईयर बुक है। तो इसको जारी किया गया है, किसने जारी किया है? तो IMD ने जारी किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। 67 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वेक्षण किया गया, जिसमें टॉप पे कौन से थे? तो टॉप पे जो थे वो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और उसके बाद डेनमार्क। टॉप 3 में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। अब आता है इसमें से भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान जो था 39वां था। भारत का स्थान क्या था? 39। अब हम लोग आते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2024 की तरफ। तो 2015 में जो सभी UN देश थे ना, वो मिल करके एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोगों ने 2030 को अंगीकृत किया था। 17 SDG और 169 उपलक्ष्यों को हम लोगों ने निर्धारित किया था, जिसे हमें 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने की थी।
तो इसी पे जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा हर साल जो है वो सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसी ने जो है सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया। हेडिंग क्या था? एसडीजी और भविष्य का यूएन शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट बात है, एसडीजीज और भविष्य का यूएन शिखर सम्मेलन, ठीक है। बहुपक्षवाद के आधार पर जो है इन्हें सूचकांक जारी किया गया था, सभी देशों को कवर किया गया था। सबसे टॉप पे देखें तो मल्टीलेटरलिज्म की जो बात आती है, यानी कि यूएन के पूरे सिस्टम को फॉलो करना, देशों के साथ इंगेज करना, जो अनेक देश हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बहुपक्षीय मंचों पे अपनी बातों को रखना और उसके साथ कोऑपरेट करना, इस तरह की बातों पे जो है प्रतिबद्धता के मामले में सबसे टॉप पे अगर देखें तो बारबाडोस है। आप चौंक जाएंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना बारबाडोस जो है टॉप पे रहा है। और सबसे लास्ट में कौन रहा? यूएसए, जो सबसे दुष्टपना करता है ये, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो है वो बारबाडोस है, सबसे लास्ट में यूएसए है। गिनी बिसाऊ पहली बार इसमें शामिल किया गया था देश, आप जानते हो, मैप में आप देखना इसको किस चीज़ में ये टॉप पे था, तो बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता के पक्ष में था, ठीक है। सूचकांक की हम लोग रैंकिंग की बात करेंगे तो टॉप पे कौन है? फिनलैंड है, स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 109 स्थान है, 109th रैंक है इसकी एसडीजी के सूचकांक में। ध्यान देना इसमें बहुपक्षवाद को जो सूचकांक शामिल किया गया था, बहुपक्षवाद में बारबाडोस टॉप पे है, अमेरिका लास्ट पे है मल्टीलेटरिज्म में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, यानी जीवन यापन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस शहर में जो न्यूनतम जो एक आवश्यक धनराशि जो होती है, एसेंशियल जो एक अमाउंट होता है, वो कितना होता है, उसके आधार पे जो है इसका शामिल किया था। मर्सर ये जारी करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स। तो न्यूयॉर्क जो इसको बेस सिटी माना गया, एक आधार शहर के रूप में, मतलब ये इसी के रेफरेंस में अन्य शहरों की तुलना की गई है। तो सबसे अगर आप ध्यान दें तो सबसे जो महंगे शहर है वो हांगकांग है, और दो सस्ते शहर अबुजा और लागोस हैं। भारत में मुंबई जो सबसे महंगा शहर है 136वां स्थान पाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ जो है ईआईओ द्वारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये 2023 की रिपोर्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं पूछेगा, इसको इग्नोर ही कर देना। सीरिया सबसे सस्ता है, सिंगापुर और ज्यूरिख महंगा है, बस यही बातें हैं इसमें। अब आता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 को जारी करता है। जारी कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है किस चीज़ को? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 को जारी किया उसने। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, कि कितना लैंगिक समानता हुआ है। तो ध्यान देना है कि आपको इसमें कि वैश्विक लैंगिक जो अंतराल है उसको जारी किया गया। 146 जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को हम लोगों ने मापा कि लैंगिक समानता में उन्होंने कितना कार्य किया है, ठीक है। तो बताया गया इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं बल्कि मेंस के हिसाब से भी कुछ दो तीन चीज़ें इसमें आपको नोट कर सकते हो कि पूर्ण लैंगिक समानता, फुल जेंडर पैरिटी को इस्टेब्लिश करने में हमें कितना साल लग सकता है? 134 साल लग सकता है। हम लोग कहीं जाकर के 2158 साल जो सन आएगा तब हम लोग जो है उस वक्त हम लोग पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त कर पाएंगे, जिस तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वैश्विक की जो टोटल कार्यबल है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 42% है। नोट करना आप लोग, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी टोटल 42% है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे टॉप पे है जहाँ पे सबसे अधिक लैंगिक समानता है। दूसरा फिनलैंड है, तीसरा नॉर्वे है। भारत की रैंकिंग हम लोग देखते हैं तो भारत की रैंकिंग में सबसे भारत जो है 129वें स्थान पे है, 129। 146 देशों की सूचकांक था जिसमें 129वें स्थान पे है, ठीक है। तो शर्मनाक ही है थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी के जो एक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस उसके द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पर हम लोग मापते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया था। 163 देशों में जो है रैंकिंग दी जाती है। सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? यूरोप। तो यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण रीजन है, क्षेत्र बताया, देश नहीं, क्षेत्र, ठीक है। वहीं अगर देखें तो मिडिल ईस्ट जहाँ पे अभी इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान वगैरह सब लड़ रहे हैं वो सबसे कम है, और उत्तरी अमेरिका भी, अफ्रीका भी जो है वो सबसे कम जो है शांतिपूर्ण देश है। अब आता है इसमें सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्वक देश है कौन? तो आइसलैंड है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्वक देश कौन सा है? आइसलैंड है। यमन सबसे कम है। टॉप पे देखते हैं, आइसलैंड टॉप पे है, आयरलैंड सेकंड पे, ऑस्ट्रिया जो है वो थर्ड पे है। भारत की रैंकिंग क्या है?
ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 116। और हम लोग साउथ एशिया में देखें तो भूटान सबसे शांतिपूर्ण है, तो ये नहीं पूछेगा। भारत की रैंकिंग आपको याद रखना है 116। तो सभी रैंकिंग को आप एक जगह कागज़ पे लिख लेना, कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप कौन से हैं, ठीक है। नहीं लिखोगे, मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पोस्ट कर दूंगा, ये सब लिख करके एक पेज पे, याद करने में आसानी होगी। और मैं कल थोड़ा बिजी था तो क्विज नहीं डाल पाया था, क्विज आज ज़रूर जाएगी। नेशनल करंट अफेयर्स मैंने करा दिया, तो उस पर मैंने कुछ 10 से 12, 15, 20 क्विज जो भी बन पाएगा टाइम के हिसाब से, वो मैं क्विज आपको दूंगा, आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है। यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं, आपको पता होगा यूएनएससी यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को लेकर के बातें होती हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 परमानेंट हैं। परमानेंट कौन कौन से हैं, तो चाइना है, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए हैं। और 10 जो है वो अस्थायी हैं, जिसको 2 वर्षों पर जो है ये चुने जाते हैं। तो ये इसका यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78 जो है वो सत्र हुआ, जिसमें कि डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। अब आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2 साल की रिपोर्ट आती है, 2 साल पे। पहली बात कि हर साल आती नहीं है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। द्विवार्षिक रिपोर्ट याद रखना, 2 साल में एक बार आती है। कौन जारी करता है, तो येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो है इस सेंटर्स मिल करके इसको लॉन्च करते हैं, और मैकबेन फाउंडेशन भी जो है इसमें सहयोग करता है। बात आती है कि इसमें भी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो इस स्कैंडिनेवियाई देश जो है ना, वो लगातार शीर्ष पे रैंक में रहे हैं। अब बात आती है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना है, डेनमार्क है, उसके बाद कौन सा, नॉर्वे है, और नॉर्वे के बाद क्या, स्वीडन है। 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो इसमें लगातार शीर्ष पे रहे, तो आपको ध्यान देना है कि अब इसमें एस्टोनिया को पहली बार प्रथम स्थान मिला है। और ये ध्यान देना, एस्टोनिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप में आता है। तो शीर्ष टॉप देश कौन से हैं, एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है और जर्मनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब स्कैंडिनेविया में भी कुछ अन्य देश जैसे आइसलैंड, फिनलैंड और जो अन्य 2 देश हैं छोटे छोटे जो आइलैंड है, बाउट आइलैंड है, ये लोग भी आइलैंड को शामिल करते हैं। जब मेनली आपको याद रखना है कौन कौन से, तो आपको ध्यान देना है आपको इसमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे वगैरह को। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन्वायरमेंटल जो आपका पूरा ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें सबसे टॉप पे देश कौन है, तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी है। अंतिम में वियतनाम सबसे नीचे है, पाकिस्तान उसके ऊपर है, और हमारा भारत, प्यारा भारत 180 देशों में 176 स्थान पे है। बड़ा खराब परफॉर्मेंस है, ठीक है। और वर्तमान में भारत देखें तो विश्व का 8वां बड़ा जो है, तीसरा बड़ा जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देश बन चुका है। तो ये भी बहुत ख़राब स्थिति है कि विश्व में हम लोग तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिटर देश बन चुके हैं। हालांकि कुछ अगर ध्यान दें तो कुछ श्रेणियों में, जैसे कि हम लोग 1 में सबसे टॉप पे हैं, मतलब टॉप पे नहीं बोल सकते, 15 स्थान पे सबसे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस अगर 1 में रहा है, और सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारा जो है सबसे लास्ट देशों में एकदम 178 पे रहा है, जैव विविधता और हैबिटाट के रूप में, आवास के रूप में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो क्यूएस जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह अपने जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पे प्रकाश डालती है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें बहुत सारे 1500 लगभग संस्थानों को शामिल किया गया है। तो एमआईटी अभी भी इस साल जो है टॉप पे लगातार बनी हुई है। एमआईटी मैसाचुसेट्स इन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये टॉप पे है। अब आता है एमआईटी के बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे पे है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जो है उसके बाद नीचे आते हैं। तो ये बातें हैं। आईआईटी बॉम्बे भारत से है 118वें स्थान पे। तो ये हो गया आपका कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स हमने कराया। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन और कुछ अन्य चीज़ें भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपदाएँ एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। तो फिर कल एक छोटी सी क्लास होगी और उसके बाद उसी में हम लोग इकोनॉमिक्स भी शुरू कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वो खत्म भी हो जाएगा कल की क्लास में। 1 घंटे क्लास और लेंगे और शाम को हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो अर्थव्यवस्था को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाली क्लास को। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में हम लोग देखते हैं कीर स्टारमर यूके के नए पीएम बने हैं। तो यूके के नए पीएम के रूप में कीर स्टारमर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कीर स्टारमर 5 जुलाई को बने हैं। इसके साथ ही आप देखो तो मसूद पेजेशकियन को ईरान के नया राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो पूछा जा सकता है ईरान के राष्ट्रपति, तो मैच दी कॉलम में सवाल दे देगा,
कुछ नए नए लोगों का नाम दे देगा विश्व के नेताओं का जो नए नए निर्वाचित हुए हैं और उनके कंट्री को मिलान करने को दे देगा, तो आप वहाँ गलती कर दोगे, आपको नहीं पता रहेगा। तो ईरान के जो आप ईरान न्यूज़ में भी है, तो राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेशकियान जो है वो नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो ये ध्यान देना, ईरान में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। और वहाँ पे एक जो है सर्वोच्च लीडर होता है आयतुल्ला खमैनी, आप जो है आप खबरों में सुन रहे होंगे, वो हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कौन बने हैं? तो ये कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य उसकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये DRC की PM के रूप में वो भी पहला प्रधानमंत्री है महिला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इंडोनेशिया के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन है? प्रबोवो सुबियान्तो, एक नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, प्रबोवो सुबियान्तो। इसके बाद आता है फिनलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें बस आपको फैक्ट याद रखना, इसलिए मैंने इसको करा दिया कि फैक्ट आप याद कर लो, ठीक है। एलेक्जेंडर स्टब, ये कौन है? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जो नए नए बने हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। पोलैंड के नए PM कौन बने हैं? तो डोनाल्ड टस्क, हम लोगों ने पढ़ा होगा। डोनाल्ड टस्क के बाद पोलैंड की यात्रा हुई थी तो आपका जिक्र आया था, डोनाल्ड टस्क बने हैं। क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन, ये न्यूजीलैंड के नए PM बने हैं। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के नए PM बने हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं डेनियल नोबोआ, ये कौन है? इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं और सबसे युवा हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर के सबसे युवा हैं, ठीक है। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है 2 टाइफून से, जैसे सुपर टाइफून यागी, पूछा जाता है कि ये आया कहाँ पे? तो फिलीपींस में आया और ये क्या था? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक है। इससे कौन कौन देश प्रभावित हुए थे? तो चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी प्रभावित हुए थे। तो याद रखने वाला चीज़ यह है कि इसमें यागी का मतलब होता है बकरी या मतलब मकर राशि, ठीक है। तो यागी से जो प्रभावित देश थे, ध्यान देना, 15 सितंबर 2024 इसी साल की न्यूज है, करंट है, तो पूछा जा सकता है सवाल में। 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून जो यागी है उससे प्रभावित देश कौन से थे? चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। तो चाइना को तो भेजेगा नहीं, बट फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार को जो प्रभावित देश हैं उनमें मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव, तो पूछेगा ऑपरेशन सद्भाव निम्न में से किस लिए लॉन्च किया गया? तो यागी से जो प्रभावित थे सदस्य देश, जो प्रभावित देश थे, सदस्य नहीं मतलब जो देश प्रभावित थे, उनको मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार ने $1 मिलियन मूल्य की मानवीय सहायता जो है किसको दी? वियतनाम को दी। ध्यान देना, वियतनाम को $1 मिलियन की सहायता दी थी। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल था। तो रेमल जो है ये बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर जो है लैंडफॉल किया। तो इसमें जो है इसका आकलन करने के लिए जो तटरक्षक पोत है वरद, उसको हम लोग पारादीप से रवाना किए थे और इसके बाद उसने जो है उसका मतलब उसका पूरा आकलन किया, असेसमेंट किया और हम लोग सहायता और राहत जो है वो भी वहाँ पे पहुँचाई। रेमल का अरबी भाषा में अर्थ होता है बालू, ओमान द्वारा इसका नाम दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में हुआ और नाम किसने दिया? रेमल, तो ओमान ने दिया, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव किस लिए लॉन्च किया गया था? तो सुपर टाइफून जो यागी से प्रभावित देशों के लिए जो है लॉन्च किया गया था और हुआ कहाँ पे था? फिलीपींस में था। तो वियतनाम को जो भारत ने $1 मिलियन की सहायता दी थी। इस तरह से आज के जो करंट अफेयर्स हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैं थोड़ा सा आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की एक क्लास लूँगा, सुबह ही लूँगा वो, और उसको इंटरनेशनल रिलेशन को मैं सुबह कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम लोग शाम से इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे। इकोनॉमिक्स मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, जिसमें बजट की बातें करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की बातें करेंगे, कुछ डेटा की बातें करेंगे और इकोनॉमिक्स की जो साल भर की न्यूज़ रहे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, बड़े वाले आर्टिकल्स को। बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें, जैसे मान लो एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होती रहे। इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद 12 तक हम लोग 10 से 12 तारीख तक हम लोग पूरा ये मैगजीन बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।